नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात होगी 2 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स की। अब वीडियो में क्लिक कर ही दिया है तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। 2 जुलाई आज से जुड़े हुए सभी टॉपिक्स पे करंट अफेयर्स, उसके सभी पर्सपेक्टिव पे पर्याप्त जानकारी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही इजीली अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। निरंतर हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि प्रतिदिन प्रातः 6 बजे हमारा वीडियो लाइव होता है। आइए देखते हैं पहली जानकारी को। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा समुद्री और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो BOS की स्थापना की गई है। इस निकाय का गठन जहाजों, बंदरगाहों और संबंधित बुनियादी ढांचों की सुरक्षा की निगरानी करने और साइबर हमलों जैसे उभरते खतरों से निपटने के लिए किया गया है। ये ब्यूरो आपने अगर सुना हो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, एयरपोर्ट वगैरह में है ना, एविएशन से जुड़ा हुआ ब्यूरो है, उसी की तर्ज पर बनाया गया है। ये विशेष रूप से, जैसे इसका नाम है, जहाज, बंदरगाह और इनसे जुड़े जो अन्य बुनियादी ढांचे हैं उनसे संबंधित चीज़ों में रेगुलेशन के लिए, रेगुलेटरी अथॉरिटी आप कह सकते हैं एक तरीके से, उसकी सुरक्षा के लिए इसका गठन किया गया है। BOS समुद्री सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा और इससे बंदरगाह संचालन सुरक्षित होगा, निगरानी मजबूत होगी और सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय कहीं ना कहीं और ज़्यादा बेहतर देखने को मिलेगा, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसकी तर्ज पर किया गया है। तो ये नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की तर्ज पर इसको कहीं ना कहीं बनाया गया है, ठीक है। तो इट शुड बी क्लियर। चलिए अगर और जानकारी इसकी लें तो भारत में समुद्री व्यापार, बंदरगाह अवसंरचना और जहाजरानी संचालन के डिजिटलीकरण में तीव्र वृद्धि देखी गई है। कहीं ना कहीं से साइबर खतरा बढ़ता है। समुद्री यातायात में वृद्धि और सुरक्षा संबंधी बढ़ते खतरों के साथ निगरानी के लिए एक विशेष एजेंसी की आवश्यकता बढ़ती जा रही थी। देश की समुद्री सुरक्षा संरचना को मजबूत करने और इसे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाने के लिए इस ब्यूरो को स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। VBG रामजी अधिनियम 2025 1 जुलाई से लागू हो चुका है। विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 ये 1 जुलाई 2026 से आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। इस अधिनियम ने ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुरक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार किया है। यह ऐतिहासिक कानून प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार के लिए वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है और टिकाऊ संपत्ति निर्माण, सतत विकास और पारदर्शी शासन पर अधिक जोर देता है। कहीं ना कहीं समझने वाली बात है। महात्मा गांधी नरेगा योजना का एक तरीके से अपग्रेड वर्जन है ये। तो VBG रामजी अधिनियम 2025 एक नया ग्रामीण रोजगार ढांचा है जिसका उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना, उत्पादक सामुदायिक संपत्तियों का निर्माण करना और ग्राम अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करना है। यह विस्तारित रोजगार अवसरों और बेहतर कार्यान्वयन तंत्रों के साथ पूर्व की संरचना का स्थान लेता है। जैसा हमने बताया, महात्मा गांधी नरेगा योजना जो थी उसका एक अपग्रेड वर्जन ये है। पहले दिन से ही सुचारू रूप से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लगभग 95,692.31 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन भी किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार देशव्यापी स्तर पर इस योजना को लागू करने के लिए सभी प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जाहिर तौर पर इससे कहीं ना कहीं हमको एक इसका अपग्रेड वर्जन जैसा मैंने बोला है, तो कहीं ना कहीं हमको कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे। खैर, इससे जुड़े हुए, इस योजना से जुड़े हुए अलग अलग मुद्दे सामने आ रहे हैं, अलग अलग लोगों के विचार हैं इस पे। आपका जो भी विचार हो, जो भी टेक हो, वो ज़रूर आप बता सकते हैं हमें कमेंट सेक्शन पे। आगे बढ़ते हैं। पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन के डिजिटल प्रचार को मजबूत करने के लिए गूगल इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने भारत के पर्यटन स्थलों को उनकी डिजिटल दृश्यता बढ़ाने के लिए गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी MOU साइन किया है।
केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में नई दिल्ली में हुए समझौते का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकियों, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, डेटा आधारित जानकारियों और क्षमता निर्माण का लाभ उठाकर अधिक से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को हमारे भारत के जो अनटच्ड पर्यटन स्थल हैं या पर्यटन स्थल हैं जो भी, उन पर उनको आकर्षित करना है इसका मूल उद्देश्य। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है कि पर्यटन मंत्रालय के द्वारा एक नवाचार करने के लिए या प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने के लिए, टेक में, आईटी में और प्रसार करने के लिए, मतलब है ना, तो गूगल इंडिया के लिए, गूगल इंडिया के साथ में इन्होंने MOU साइन किया है। ठीक है, और अगर जाने इस समझौता ज्ञापन के तहत पर्यटन मंत्रालय और गूगल इंडिया के बीच भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और प्राकृतिक आकर्षणों को उन्नत डिजिटल समाधानों के माध्यम से बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक ढांचा स्थापित किया गया है। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य गूगल के डिजिटल इकोसिस्टम का उपयोग करके भारतीय पर्यटन स्थलों को ऑनलाइन खोज क्षमता में सुधार करना और नवीन तकनीकों के माध्यम से आगंतुकों की सहभागिता को बढ़ाना है। जाहिर तौर पर गूगल तो अभी भी कर ही रहा है, मगर और विशेष ध्यान और ऐसी जगहों पे जो नहीं है लोगों को मालूम, उन जगहों तक पहुंचाने का काम गूगल करे, ऐसा एक MOU है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। रवि अग्रवाल CBDT के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है इनको। केंद्र ने उनका कार्यकाल दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है। ये क्या है CBDT? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल डायरेक्ट टैक्स बोर्ड जिसे कहा जाता है ना। तो हमारा ये जो बोर्ड है, इसके केंद्र सरकार ने हाल ही में रवि अग्रवाल को, उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया है। मतलब पुनः नियुक्त नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए कि कार्यकाल में वृद्धि कर दी है। उनके कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है और 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। यानी इस निर्णय को जो कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा मंजूरी दी गई है, ये 31 दिसंबर 2026 तक या अगला आदेश जो भी सबसे पहले रहेगा उसके आधार पर ये नियुक्ति है ना। तो 31 दिसंबर 2026 तक है। रवि अग्रवाल को CBDT के अध्यक्ष के रूप में 6 महीने की एक और अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा, जैसा हमने बताया। आवश्यक क्यों है अपॉइंटमेंट्स? डेफिनेटली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमको समझना है कि जब भी अपॉइंटमेंट्स की बात हो, कौन सी अथॉरिटी है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा विभाग है, किस प्रकार से उसको समझना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे CBDT है, तो अब हमको CBDT के बारे में पढ़ना है। नॉट ओनली कि रवि अग्रवाल अब फिर से उनकी नियुक्ति हुई, मगर CBDT है क्या एक्चुअल में, ये समझना होगा। तो ऐसे ही करंट अफेयर्स को हमको पढ़ना है। चलिए अंतिम जानकारी की ओर बढ़ते हैं। एक राहत की खबर कह सकते हैं आप इसको। नायरा एनर्जी जो भारत की सबसे बड़ी निजी ईंधन खुदरा विक्रेता कंपनी है, नायरा एनर्जी, इसने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती की है। देश भर में अपने 7000 से अधिक आउटलेट्स के साथ नायरा भारत में काम कर रही है और इसी में पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है नायरा ने। सोचिए, ये संशोधित दरें 1 जुलाई 2026 से प्रभावी भी हो गई हैं। इसकी विशेषता है कि पिछले 2 वर्षों से अधिक समय, 2 वर्षों में अधिक, इससे भी अधिक समय में किसी भी तेल विपणन कंपनी द्वारा खुदरा ईंधन कीमतों में की गई यह पहली बड़ी कटौती है। ये वास्तव में बड़ी कटौती है, आपको ऐसा लग रहा होगा, मगर जब पैसे भी बढ़ते हैं ना पेट्रोल के, लाइक पैसे है ना, रुपए नहीं पैसे, तब भी वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। तो 3 रुपए की कटौती करना, 5 रुपए की कटौती करना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टेक है। तो बढ़िया है और बड़ी बात है ये, और ये खुद के प्रॉफिट से कटौती की गई है, इस चीज़ को ध्यान रखना होगा। चलिए, ये आज के इस वीडियो की हमारी अंतिम जानकारी थी। आप लोग अंत तक जुड़े रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपन मिलेंगे ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुमूल्य है, प्लीज़ अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में ढेर सारी जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।